नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में द्वितीय पाठा कर्तृ क्रिया संबंध। हमारी पुस्तक का नाम है सुरभि। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन, जिसमें क्या है, कर्ता और क्रिया का संबंध बताया गया है। ठीक है ना। कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, इसे आप समझिए। तो जो कार्य को करता है, जिसके द्वारा कार्य क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पे बालक है, पढ़ रहा है, तो बालक क्या है, कर्ता हो गया, और पढ़ना उसकी क्या है बच्चों, क्रिया है। ठीक है ना। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जान लेते हैं, जो अब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है ना। विसर्ग चिन्ह आपको मिलेगा, अनुस्वार युक्त चिन्ह मिलेगा हमें, है ना। तो इन चिन्हों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, हम थोड़ा इसे डीपली पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा चिन्ह होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा चिन्ह बोलते हैं बच्चों, ये हमारा है विसर्ग चिन्ह। ध्यान रखिएगा, क्या है ये, विसर्ग चिन्ह। ठीक है। ये कहाँ लगता है, तो ये भी जान लीजिए। पुल्लिंग, पुल्लिंगवाची जो शब्द होते हैं, क्या होते हैं, पुल्लिंगवाची शब्द। जैसे बालक, ठीक है, राम, बालः, मोहनः, मानवः, है ना। तो जो पुल्लिंग युक्त तो शब्द होते हैं, उनके लास्ट में ये लगाए जाते हैं शो करने के लिए। हालांकि इनका क्या है, मीन्स सिर्फ पहचान है, बताना है। इसका मीन्स विसर्ग चिन्ह का पहचान, यहाँ पे प्रयोग क्या हो रहा है, पहचान बताया जा रहा है। और पहचान ये बताया जा रहा है कि ये पुल्लिंग युक्त शब्द है। ठीक। तो इसका प्रयोग, जो विसर्ग चिन्ह होता है, तो इसका प्रयोग पुल्लिंग युक्त शब्द और बहुवचन, बहुवचन में स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, विसर्ग चिन्ह का। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यदि हम किसी लड़की का नाम लिख रहे हैं सीता, तो उसमें विसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी स्त्री जाति का यदि बोध कराया जाता है एक वचन के लिए, तो वहाँ विसर्ग चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। लेकिन यदि पुल्लिंगवाची शब्द कहीं पर भी है ना, पुल्लिंगवाची शब्दों के लिए जो है, तो इन विसर्ग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग को बहुवचन में, स्त्रीलिंग युक्त शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग चिन्ह का प्रयोग स्त्रीलिंग के बहुवचन के लिए और पुल्लिंग के लिए, बहुवचन और एकवचन दोनों के लिए किया जाता है। ये इसका उच्चारण जो निकलता है बच्चों, हाँ निकलता है। क्या निकलता है, हाँ। ठीक है ना। जैसे बालक है तो बालकः, राम है तो रामः, बाल है तो बालः, अंकित है तो अंकितः। ठीक है ना। श्याम है तो श्यामः, हाँ निकलेगा। ठीक। तो अब इतना आप समझ गए होंगे विसर्ग चिन्ह के बारे में। अब चलिए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। आप लोग अब संस्कृत पढ़ने लगे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को जानना जरूरी। अक्सर आप लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए पुस्तक लिखा हुआ है, तो पुस्तक में क्या कर देते हैं, पुस्तकम ना लिख करके क्या कर दिया जाता है, का के ऊपर बिंदी लगा दी जाती, ऐसे कुछ इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत में इस चिन्ह को, इस चिन्ह का प्रयोग कौन से अक्षर के उच्चारण के लिए किया जाता है, म। किसके लिए, माँ के उच्चारण के लिए। और इसका उच्चारण हिंदी में ना के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ये कहाँ लगा रहता है, किसी भी शब्द के ऊपर लगा रहता है। ठीक है ना। किसी भी शब्द के ऊपर जो है, तो ये क्या लगा रहता है, चिन्ह लगा, इसको अनुस्वार बोलते हैं। जिसमें हिंदी से जो इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण निकलता है, तो ना के लिए निकलता है, लेकिन संस्कृत में इसका जो उच्चारण निकलता है वो माँ के लिए निकलता है। ठीक है ना। ध्यान रहेगा। तो अब आगे चलिए ये भी देखते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, जैसे पुस्तक है तो पुस्तकम, यानी ये माँ का आधा रूप है। ये माँ का क्या है बच्चों, आधा रूप है। पुस्तकम, पाठम, विद्यालयम। तो यदि आप विद्यालय, मान लीजिए विद्यालय आप लिखे हैं, विद्यालयम आपको
क्या करना है, लिखना है। आप नहीं लिख रहे हैं तो ऊपर बिंदी लगा देंगे, यानी आपने अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग कर दिया तो इसने माँ वर्ण को पूरा कर दिया, ठीक है ना। आखिर यहाँ भी लास्ट में माँ क्या लगता है, आधा। ये बिंदी यहाँ पे ये शो कर रही है कि इस अक्षर के आगे आधा माँ है। तो आप अनुस्वार को भी समझ गए हैं, विसर्ग चिन्ह को भी आपने समझ लिया और अनुस्वार को भी समझ लिया। ठीक, आगे भी जानिए थोड़ा सा और कि आ से लेकर जो स्वर वर्ण हमारा होता है, तो आ से लेकर औ तक हमारे क्या है, स्वर हैं। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 11। इन्हीं कारणों से, किन कारणों से, अनुस्वार और विसर्ग चिन्ह के कारण ही अंग और जो आहा वर्ण है इनको संयुक्त स्वर वर्ण बोला गया है। ठीक है ना, क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें अनुस्वार और इसमें विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये विसर्ग अनुस्वार युक्त वर्ण है, ये विसर्ग युक्त वर्ण है, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर वर्ण बोला गया है। तो टोटल हमारे स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है ना, आ से औ तक के जो वर्ण हैं तो वो क्या है, 11 स्वर वर्ण है, 11 स्वर वर्ण है। ठीक, और अंग और आहा जो है तो अनुस्वार युक्त वर्ण, अनुस्वार और विसर्ग चिन्ह युक्त वर्ण है, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर बोला जाता है। आप इतना समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, अब चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आगे पढ़ना। ठीक, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और भी जान लीजिए। अब देखिए, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि जो आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में जो वचन होते हैं, संस्कृत में बच्चों जो वचन होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 वचन होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं बच्चों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये संस्कृत के 3 वचन हैं। एक वचन में किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी एक चीज़ है उसमें एक का बोध होता है। द्विवचन में द्विवचन बोलते हैं, ठीक है, 2। और बहुवचन में 2 से अधिक। बहुवचन में 3 ही नहीं बल्कि 2 से अधिक जितने सारी चीज़ें आ जाए, व्यक्ति आ जाए, वस्तु आ जाए, स्थान आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन में एक का, द्विवचन में द्वि का और बहुवचन में 2 से अधिक का। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, आपने यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा है आपने, वचन भी पढ़ा, कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, ये भी आपने पढ़ा। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं इस पाठ के 1-2 सेंटेंस को। ठीक है, चलिए 2-4 सेंटेंस हैं, इसे हम पढ़ते हैं, अर्थ भी बताते हैं। ठीक, क्या लिखा है, बालकः पठति, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ते हैं। देखिए वचन के अनुसार, वचन के अनुसार जो है हमारे शब्द भी परिवर्तित हो जाते हैं। एक वचन में एक बालक है तो बालकः, 2 बालक है तो बालकौ, और 2 से अधिक है तो बालका हो जाएगा। ठीक है, तो जब कर्ता बदलेगा तो क्रिया भी बदलेगी। एक कर्ता है तो क्रिया भी उसके द्वारा एक होगी, 2 कर्ता है तो 2 कार्य करेंगे तो क्रिया द्विवचन में चली जाएगी, और कर्ता 2 से ज़्यादा है तो क्रिया भी उसकी 2 से अधिक हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ते हैं। ठीक, बालकाः पठन्ति, सभी बालक पढ़ते हैं। पठति पठतः पठन्ति, पढ़ता है, पढ़ते हैं, सभी पढ़ते। इन सब में कौन सी धातु है बच्चों, पठ धातु है। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। ये लास्ट में तो प्रत्यय लगा करके शब्द बनाए गए हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से यदि पूछा जाए कि धातु क्या है, कौन सी धातु होगी, तो ये धातु कुछ इस तरह से होगी। यदि पठ धातु कोई पूछे तो ये है हमारी पठ धातु। ठीक है ना, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पठ का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। ठीक, तो एक बालक पढ़ता है, 2 बालक पढ़ते हैं और सभी बालक पढ़ते हैं। अश्व यानी होता है घोड़ा। धावत, धावत में कौन सी धातु है बच्चों, धाव धातु है। ठीक, अश्व धावत, एक घोड़ा दौड़ता है। अश्व धावता, 2 घोड़े दौड़ते हैं। अश्वाह धावंती, सभी घोड़े दौड़ते हैं। ठीक, आगे चलिए। मयूरः नृत्यत, मयूर यानी क्या होता है, मोर। नृत्यत यानी नाचता है, और इसमें धातु कौन सी होगी, नृत्य धातु होगी। ध्यान रखिएगा, नृत्य यानी होता है नाचना। मयूरः नृत्यति, मयूरौ नृत्यतः, मयूराः नृत्यन्ति, एक मोर नाचता है,
दो मोर नाचते हैं, सभी मोर नाचते हैं। ठीक, आगे चलिए। इसी तरह से बाकी देखिए, सैनिकः रक्षति, सैनिको रक्षतः, सैनिकाः रक्षन्ति। एक सैनिक रक्षा करता है, इसमें रक्ष धातु है जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। एक सैनिक रक्षा करता है, दो सैनिक रक्षा करते हैं, सभी सैनिक रक्षा करते हैं। फिर गजः गच्छति, गज यानी हाथी, नर यानी मनुष्य, छात्र यानी छात्र, बालक यानी बालक। गच्छत यानी जाता है, इसमें कौन सी धातु है? रक्षत में रक्ष धातु है, गच्छत में गम धातु है, पिबत में पा धातु है, क्रीडत में क्रीड धातु है, पश्चात में दृश्य धातु है। ध्यान रखिएगा, इन सब का अलग अलग अर्थ भी होता है जो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। रक्षत में कौन सी धातु होगी? रक्ष धातु होगी, जिसका अर्थ होता है बच्चों रक्षा करना। जिसका अर्थ क्या होता है? रक्षा करना। ठीक, दूसरे में क्या है? गच्छति, गच्छति में कौन सी धातु है? गम धातु है। गम का अर्थ होता है जाना। ठीक, इन्हीं से शब्द बनते हैं। फिर पिबती में कौन सी धातु होगी? पा धातु होगी, यानी इन्हीं शब्दों से ये मूल शब्द है। ठीक है ना, मुख्य क्रिया यही है। ठीक, पिबती में कौन सी धातु है? पा धातु है, जिसका अर्थ होता है पीता है ना, पीता है। ये सॉरी, पिबती में पीता, पिबती का अर्थ पीता है और पा का अर्थ होता है पीना, पा का अर्थ पीना। फिर क्रीडति में कौन सी धातु होगी? क्रीड धातु होगी, क्रीड का अर्थ होता है खेलना। पश्यति में दृश्य धातु होगी, दृश्य का अर्थ होता है देखना। ये सारी चीज़ें हमने आप यहाँ पे क्लियर कर दी। ठीक है ना, अब चलिए। एक सैनिक रक्षा करता है, दो सैनिक रक्षा करते हैं, सभी सैनिक रक्षा करते हैं। गजः गच्छति, गजौ गच्छतः, गजाः गच्छन्ति। एक हाथी जाता है, दो हाथी जाते हैं, सभी हाथी जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, नरः पिबति, एक नर पीता है, दो नर पीते हैं, सभी नर पीते हैं। छात्रः क्रीडति, छात्रौ क्रीडतः, छात्राः क्रीडन्ति। एक छात्र खेलता है, दो छात्र खेलते हैं, सभी छात्र खेलते हैं। बालकः पश्यति, बालकौ पश्यतः, बालकाः पश्यन्ति। एक बालक देखता है, दो बालक देखते हैं, सभी बालक देखते हैं। दृश्य से पश्य बना हुआ है और पश्य से ही सारे शब्द बनते हैं। ठीक है ना, तो यदि आपसे पश्यत में कोई पूछ दे कौन सी धातु है, तो आप पश्य बता देंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दृश्य धातु होगी। ठीक है ना, तो एक बालक देखता है, दो बालक देखते हैं, सभी बालक देखते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में आज हमने क्या पढ़ा? कर्ता क्रिया से संबंधित कुछ सेंटेंस, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण वाक्य को हमने पढ़ा। यहाँ पे कुछ टॉपिक हमने आपको समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग करना आप लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे। तो आप पढ़ते रहिए ऐसे ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।